जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इससे पहले हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किया था और उस वीडियो को अपलोड किए तकरीबन 20 डेज़ हो गए हैं। इसी दौरान क्या हुआ, 20 डेज़ हम आपसे नहीं मिल पाए क्योंकि जो कैमरा था जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ वो गिर गया था और गिरने के कारण डैमेज हुआ और डैमेज होने पर फिर मैंने उसको क्या किया, रिपेयरिंग के लिए भेजा, तो तकरीबन उसमें 20 डेज़ का समय लगा। तो इस कारण आपसे नहीं मिल पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी पीछे हो गया है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आपका जो सिलेबस है वो समय पे कवर हो जाएगा। दूसरी बात है कि हमारी जो टीम है वो टीम अभी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पा रही है। कुछ पर्सनल काम होने के कारण टीम अपना पूरा समय नहीं दे पा रही है, स्टूडियो में नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो वीडियो आएगा वो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको वीडियो सभी मिलेंगे और टाइम पे मिलेंगे। कोशिश करेंगे टाइम पे मिल जाए वीडियो। और यहीं पे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट की हमारे पास कॉल आई कि सर इस बार क्या कोरोना वायरस के लिए कोरोना वायरस चल रहा है तो क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, प्रमोट करने की बात हो रही है। तो देखिए, पढ़ सकते हैं, 10 से 12 दिन पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और यदि आपको कुछ सीखना है, ब्रांच से रिलेटेड कुछ सीखना है, यदि आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी है, लाइफ में कुछ करना है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन किए होंगे। उम्मीद है इसी की सोच के साथ आपने इस चैनल को ज्वाइन किया होगा। तो इस चैनल पर यदि आप आएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो अपने करियर में कुछ हासिल कर पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो आज का वीडियो जो है हमारा है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो देखिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब हम कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा इनपुट सेक्शन है और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। तो जो इनपुट सेक्शन में भी हमारा कलेक्टर टर्मिनल गया हुआ है और आउटपुट सेक्शन में भी हमारा कलेक्टर टर्मिनल गया हुआ है, तो इसीलिए हमने इसे कहा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया था। तो देखिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एक और दूसरा नाम है जो कि 90% एग्जाम में आपको लिखा हुआ दिख सकता है, चाहे फिर आप रिटन एग्जाम की बात करें या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, कहीं पे भी आपको यदि एमीटर फॉलोवर, जी हाँ, एमीटर फॉलोवर यदि आपको लिखा हुआ दिख जाए कुछ इस तरीके से, यदि आपको एमीटर फॉलोवर लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना कि हमसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ही दूसरा नाम है एमीटर फॉलोवर। इसका एमीटर फॉलोवर क्यों नाम पड़ा, ये भी हम आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, फिर जब हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो इसके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती हैं। इसीलिए हमने इसको कहा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एमीटर फॉलोवर। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता है कि जब भी ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसे एक्टिव रीजन में रखते हैं। कैसे रीजन में? एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन में रखते हैं तो एक्टिव रीजन की शर्त क्या है कि J1 जंक्शन जो है उसे फॉरवर्ड वाइज और J2 जंक्शन को हमें रिवर्स वाइज रखना होता है। जैसा कि हमें पता है, पिछले लेक्चर को आए काफ़ी दिन हो गए तो आप लोग शायद भूल गए होंगे, यदि नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो क्या होता था कि जब हमने देखा था कि J1 जंक्शन किसे कहते थे, एमीटर बेस जंक्शन को इसे J1 कहते थे, इसे J2, क्योंकि ये एमीटर था, ये बेस था, ये कलेक्टर था। तो यहाँ पे हमें पता है कि J1 जंक्शन कौन सा है, ये वाला है एमीटर बेस, ये वाला J1 जंक्शन है, तो इसे हमें फॉरवर्ड वाइज रखना होगा। कैसा? फॉरवर्ड वाइज। इसे हमें रिवर्स वाइज रखना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, इसे हम रिवर्स वाइज करते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स वाइज करना है तो इसे हम रिवर्स वाइज करते हैं। रिवर्स वाइज करने के लिए जो P को हमें किससे जोड़ना होगा, यदि हम P को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, लेकिन हमें तो रिवर्स वाइज करना है तो इसे हमें निगेटिव से जोड़ना होगा। इसे हम निगेटिव से जोड़ देते हैं और इसे पॉजिटिव से, तो इसे हम, ये जो बैटरी लगेगी वो कौन सी लगेगी, VVB लगेगी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। VVB, बैटरी का नाम क्या होगा, VVB। ठीक इसी प्रकार से इसे हमें फॉरवर्ड वाइज रखना होगा, तो इसे फॉरवर्ड वाइज का मतलब N को हमें निगेटिव से जोड़ना होगा। तो ये हमने कर दिया फॉरवर्ड वाइज। इस बैटरी को नाम दिया हमने VCC। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि हम वोल्टेज देखें, क्योंकि ये हमारा बेस टर्मिनल है और ये वाला हमारा कलेक्टर है और ये वाला हमारा एमीटर टर्मिनल है, तो यहाँ पे यदि हम वोल्टेज देखें तो क्या मिलेगी हमें, VCV। VCB होगी इसके बीच की वोल्टेज, और इसके बीच की वोल्टेज क्या होगी हमारी, VCE होगी। कोई भी डाउट नहीं होगा आपको? ओके, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ की जो बची हुई वोल्टेज है वो कितनी होगी आपकी, VE। यहाँ की वोल्टेज VVE होगी।
तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो टोटल BCE है वो BCB प्लस BCE के योग के बराबर है। कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगी, देखो हम आपको बताएं, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, VCE इक्वल टू VCB प्लस BCE, BBE, ये वाली इक्वेशन बनेगी। क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि BCE जो टोटल है वो किसके किसके योग के बराबर है, BCB प्लस BCE के। ओके, अब हमें पता है कि जिसमें करंट की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें IB करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो होती है और IC करंट भी हमारी अंदर की तरफ फ्लो होती है और IE जो करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो होती है। तो यदि हम इस सर्किट में KCL अप्लाई करते हैं, क्या KCL अप्लाई करते हैं, तो देखिए KCL जब भी हम अप्लाई करते हैं तो KCL का रूल क्या कहता है, KCL का रूल कहता है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग। अभी मान लीजिए ये जंक्शन से दूर जा रहा है I1, ये जंक्शन से दूर जा रहा है I2, ये जंक्शन के पास आ रहा है I3, ये जंक्शन के पास आ रहा है I4, ये जंक्शन से दूर जा रहा है I5। इस तरीके से नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है, जंक्शन बिंदु है। तो KCL जो एक किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग। तो इसमें देखिए जंक्शन की ओर कितनी धाराएं आ रही हैं, I4, I4 और I3 हमारी जंक्शन की तरफ आ रही हैं। बाकी हमारी धाराएं जो हैं I5 वो बाहर की तरफ जा रही हैं और I5 बाहर की तरफ जा रही हैं, I5 है, ओके I5, और I1 हमारी बाहर की तरफ जा रही है और इसी प्रकार से I2 भी हमारी बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो हुआ रूल क्या हुआ, KCL मतलब करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी हम किसी सर्किट में KCL अप्लाई करते हैं तो उसकी जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग इक्वल होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। तो यदि हम इसमें KCL अप्लाई करते हैं, क्या इसमें यदि हम KCL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो IE होगी वो बाहर की तरफ जा रही है और IB प्लस IC अंदर की तरफ आ रही है, तो IB प्लस IC होगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आप परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी बातों को भी बताना पड़ेगा जो कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि वो वीडियो आए काफ़ी दिन हो गए तो आप हो सकता है वो चीज़ आप भूल गए हो, तो इसलिए उस बात को भी इसमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमने जब KCL अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, अभी हमको पता है, क्या पता है कि जब भी हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देखा था। एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमने देखा था, क्या देखा था, मैं इसको रफ कर देता हूँ जी। हमने देखा था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए था वो क्या था, अल्फा था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा था, जिसे हम कहते थे IC/IE। इसी प्रकार से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, ये था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी प्रकार से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या था आपका, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका बीटा था। तो इसी प्रकार से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास होगा गामा, तो ये गामा होगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ गामा। देखिए गामा की वैल्यू क्या होगी, IE/IB होगा, जिसे हम लोग गामा कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब भी हम IB की वैल्यू को चेंज करेंगे तो IE की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, क्योंकि हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब है जो इनपुट करंट है IB, यदि ये लो है तो इसकी IE जो है वो हाई होनी चाहिए। हाई का मतलब एम्पलीफाई होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तभी तो ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि IB को बढ़ाने पर IE बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला के जरिए इसको समझते हैं, देखते हैं कि IB बढ़ती है या नहीं। देखिए IB को यदि हम चेंज करेंगे तो हमारी IE जो है वो चेंज होनी चाहिए। ये इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला हमने देखा था जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें हमने अल्फा के टर्म्स में एक इक्वेशन देखी थी। क्या देखी थी, IC=αIE प्लस ICBO, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इक्वेशन देखी थी, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं।
तो अभी इस IC की वैल्यू यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो क्या प्राप्त होगा? देखो, पुट वैल्यू ऑफ IC फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो IC की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हमारे पास आएगी? देखिए, IE बराबर IV प्लस अल्फा IE प्लस ICVO। यदि हम IE को इधर लाएं तो क्या होगा? IE माइनस अल्फा IE बराबर IV प्लस ICVO। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि अल्फा यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे यदि हम IE को कॉमन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस अल्फा बराबर IV प्लस ICVO। अब हम यदि दोनों तरफ 1 अपॉन अल्फा का डिवाइड कर दें इसके दोनों तरफ तो क्या होगा? IE बराबर IV अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICVO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये भी चीज़ प्रूव की थी, जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन था उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि 1 प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में प्रूव की थी। यदि हम इसमें प्रूफ करेंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। तो इसके स्थान पे यदि हम इसको रख दें 1 माइनस अल्फा के स्थान पे 1 प्लस बीटा रख दें तो क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए, IE बराबर IV 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा ICVO। ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होती है। अब हमें तो गामा के टर्म्स में बनाना है, तो गामा के टर्म्स में बनाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम दोनों तरफ IV से डिवाइड करें, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में IE बराबर IV प्लस IC, यदि हम इसको IV से डिवाइड करें, दोनों तरफ IV से डिवाइड करें तो क्या होगा? IE बटे IV, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 क्योंकि IV कैंसिल हो जाएगी, और IC अपॉन आ जाएगा IB। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि जो बीटा की वैल्यू थी क्या थी? बीटा का जो मान था वो क्या था? IC अपॉन IB। बीटा की जो वैल्यू थी वो थी IC अपॉन IB। तो यहाँ पे यदि हम बीटा रखें तो क्या आएगा? IE अपॉन IB बराबर 1 प्लस बीटा, और IE अपॉन IB हमारा क्या है? IE अपॉन IB हमारा क्या है? गामा है, तो इसको हम लोग गामा मान लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? गामा बराबर 1 प्लस बीटा। तो गामा बराबर 1 प्लस बीटा आया हमारे पास। गामा बराबर 1 प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 1 प्लस बीटा के स्थान पे यदि हम गामा रखते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, IE बराबर IV गामा प्लस गामा ICVO। तो इसको हम सही से लिख देते हैं, क्या आएगी? IE बराबर गामा IV प्लस गामा ICVO। तो ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होती है। अब हमें पता है कि जो ICVO है ये क्या है? हमारा लीकेज करंट है। जो ICVO है ये लीकेज करंट है। लीकेज करंट, तो ये लीकेज करंट है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? IE बराबर गामा IB, ये आएगा। क्योंकि गामा जो है वो क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जो कि कांस्टेंट होता है। तो देखिए, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जो कि कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम IB को चेंज करेंगे तो IE चेंज होगी, और IE को चेंज करेंगे तो IB चेंज होगी। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। वही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। वही चीज़ हमें क्या थी? प्रूफ करनी थी कि IB चेंज होने पर IE चेंज हो रही है या नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जब भी हम IB चेंज करेंगे तो IE हमारी डेफिनेटली चेंज होएगी। तो ये था कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।